Good morning. Good morning. Good morning. तो हम लोगों को इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, फिर ओपेरॉन कल पढ़ेंगे, लैक एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन पढ़ेंगे, फिर हम लोग यू कैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग कैपिंग पॉली एडिनाइलेशन एंड स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे, फिर एमआरएनए ट्रांसपोर्ट या एमआरएनए डिग्रेडेशन, ये पढ़ते हैं। दीज आर द 5 टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक्स हैं जो इसमें आते हैं। ये 5 टॉपिक्स को खत्म करना है, 7 दिन लगेंगे, 7 days। यस, 7 लेक्चर्स के आसपास लगेंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जेनेटिक मटेरियल का होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए में से कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए and rRNA from DNA or any genetic material, कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। आरएनए हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही बनता है। आरएनए हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही बनता है, और ये पॉजिटिव स्ट्रैंड होता है। तो जाहिर सी बात है, इसको सिंथेसाइज करने के लिए जेनेटिक मटेरियल का, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका 3:5 यानी कि नेगेटिव स्ट्रैंड चाहिए हो, नेगेटिव स्ट्रैंड आवश्यक होगा, जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोला जाता है। तो कोई भी एमआरएनए अगर बनना है, कोई भी,
वो हमेशा 5:3 डायरेक्शन में ही बनेगा और उसका जेनेटिक मटेरियल जिससे वो बन रहा वो हमेशा 3:5 होगा उसमें, हमेशा। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये टेम्पलेट। ये हो गई हो, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड हो चाहे वो डबल स्ट्रैंड। अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है तो भी 3:5 होगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है तो भी 3:5 होगा। अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए उसमें 2 स्ट्रैंड्स 3:5 से आरएनए बनेगा और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो भी 3:5 से ही आरएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री से नहीं बनेगा। एवरी टाइम यू सिंथेसाइज द डीएनए फ्रॉम 3:5 स्ट्रैंड, every time, there is no exception of it, invariably independent of the genetic material। genetic material क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरएनए है डीएनए है नहीं है, it should have 3:5 template strand negative strand, it should have 3:5 negative strand और डीएनए strand, इसके पास ये होना चाहिए। करेक्ट। तो जब भी हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए यानी कि आरएनए बनाने के लिए, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, आरएनए बनाने के लिए हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। और ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर जिस जगह पर बाइंड करता है वो जगह प्रमोटर कहलाती, वो जगह प्रमोटर कहलाती। तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर या जेनेटिक मटेरियल पर या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर प्रमोटर्स पे बाइंड करते हैं और 5:3 डायरेक्शन में एमआरएनए को, आरआरएनए को, टीआरएनए को सिंथेसाइज करते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज encodes all 3 RNA, mRNA, tRNA and rRNA, all 3, all 3। करेक्ट। ऑल गुड। ऑल गुड, राइट। चलिए, तो जब हम प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में बीटा डैश, बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, ओमेगा एपो एंजाइम या कोर एंजाइम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बीटा डैश का मॉलिक्यूलर वेट 150 या 160 भी कहीं कहीं दिया हुआ, 160 किलो डाल्टन होता है। बीटा का मॉलिक्यूलर वेट 150 किलो डाल्टन होता है। अल्फा का मॉलिक्यूलर वेट
लगभग 72 किलो डाल्टन टू 74 किलो डाल्टन होता है, 37 ईच। ओमेगा 10 किलो डाल्टन के आसपास की प्रोटीन, 10 किलो डाल्टन के आसपास की प्रोटीन, करेक्ट। और जब इसमें सिग्मा मिल जाता है तो होलो एंजाइम बनता है। तो बीटा डैश, बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, ओमेगा इज कोर 160, 150, 37 multiplied by 2 and 10. Any more doubts? Please stop me immediately if you have any sort of doubt. Stop me immediately if you have any sort of doubt. Clear? Right. Right. आ रहे हैं, सब आएंगे, सब आएंगे, ठीक। आप क्वेश्चन संभालिए। अल्फा इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम असेंबली? क्वेश्चन नंबर 1। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटर रिकॉग्निशन? क्वेश्चन नंबर 2। एंड ऑल्सो बाइंड्स टू एक्टिवेटर? क्वेश्चन नंबर 3। अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम या कोर असेंबली, promoter recognition and binds to activators, बराबर। beta dash and beta are catalytic center for polymerization, catalytic center for polymerization, catalytic center for polymerization, and sigma is for promoter specificity, is for promoter specificity. So the promoter recognition and specificity are the two different things. Promoter recognition is catalyzed by DNA, RNA polymerase का subunit alpha, RNA polymerase की subunit alpha, and promoter specificity is contributed by sigma, catalytic center beta dash and beta, beta dash and beta, beta dash and beta, बराबर। omega also participate in promoter specificity sometimes, omega also participate in promoter specificity sometimes. Any doubts? Any doubts? Now अब कोर एंजाइम की बात करते हैं। कोर एंजाइम, कोर एंजाइम्स कौन कौन से कोर एंजाइम में क्या क्या मिलेगा? बीटा डैश, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड ओमेगा। ये नॉन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर सकते हैं। दे कैन इनिशिएट नॉन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन, they can initiate non-specific transcription. Non-specific transcription को core enzyme without sigma can initiate transcription, more efficiently if it is nicked। कोई मतलब नहीं है बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। चलिए, तो कोर एंजाइम बाइंड्स टू एनी डीएनए। सुन लीजिए, नोट नहीं करिए, इधर देखिए। कोर एंजाइम नॉन स्पेसिफिक होता है, कहीं पर भी किसी भी जाकर डीएनए पर बाइंड कर सकता है और ये ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर सकता है निक्ड डीएनए में एफिशिएंटली। निक्ड डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो सकता है। सिग्मा अगर आया तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा, हटाएगा,
उसके साथ बाइंड करेगा और फिर प्रमोटर को स्कैन करके प्रमोटर पर ही बाइंड करेगा। 3 पॉइंट है, 3 स्टेजेस है, समझ लीजिए। बीटा डैश, बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2, ओमेगा, ये डीएनए पर बाइंड कर सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक बाइंड करते हैं, निक्ड डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन भी शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शन भी शुरू कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। कोई डाउट? लेकिन जब इसमें सिग्मा जुड़ जाता है, सिग्मा जब जुड़ता है तो सबसे पहले कहता है तुम हटो यहां से, तुम्हारे बस का कुछ रोग है नहीं। और जब सिग्मा इसको हटाता है और खुद उसके साथ जुड़ता है, नाउ दिस होलो एंजाइम बाइंड्स टू प्रमोटर स्पेसिफिकली। पहले कोर एंजाइम प्रमोटर से बाइंड नहीं करता। जब तक सिग्मा नहीं होगा तब तक प्रमोटर स्पेसिफाई नहीं होगा, प्रमोटर स्पेसिफाई नहीं होगा। सो लाइन ऑफ क्वेश्चन क्या बनेगा? लाइन ऑफ क्वेश्चन क्या बनेगा? सीएसआईआर की नजर से देखो, लाइन ऑफ क्वेश्चन क्या मिलेगा? लाइन ऑफ क्वेश्चन बनेगा सिग्मा स्पेसिफाइज द प्रमोटर देन ओनली अ स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन कैन बी इनिशिएटेड। बस एक लाइन, सिग्मा इज एसेंशियल एलिमेंट, सिग्मा के बगैर काम नहीं चलेगा। होलो एंजाइम हैज हायर एफिनिटी, होलो एंजाइम हैज हायर एफिनिटी, होलो एंजाइम हैज हायर एफिनिटी। किससे पता करते हैं? फिल्टर पेपर, फिल्टर बाइंडिंग ऐसे से, फिल्टर पेपर बाइंडिंग ऐसे से पता करते हैं। लेकिन वो जब हम टेक्निक में पढ़ाएंगे, अभी 2-3 इस अगले हफ्ते पढ़ाएंगे, तो फिल्टर बाइंडिंग ऐसे पढ़ाएंगे, वहां पर बताएंगे। उससे पता चला कि होलो एंजाइम की डीएनए के साथ बाइंडिंग ज्यादा स्ट्रांग है, वो ज्यादा देर तक डीएनए को होल्ड करके रखता है। कोर एंजाइम क्विकली लीव्स द डीएनए ड्यू टू द लेस स्पेसिफिसिटी और लेस एफिनिटी। तो लर्न करने वाली पॉइंट क्या है कि अगर हम होलो एंजाइम लें तो होलो एंजाइम हैज अ ग्रेटर एफिनिटी, ग्रेटर एफिनिटी फॉर डीएनए, ग्रेटर एफिनिटी फॉर डीएनए, ग्रेटर एफिनिटी। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, रिवीजन के टाइम पे भी याद रखने पड़ेंगे। सिमिलरली होलो एंजाइम्स shows greater affinity at 37 degree centigrade, low affinity at 15 degree centigrade। मतलब होलो एंजाइम loves melted DNA because at 37 degree centigrade DNA become somewhat melted. So holo enzyme is affinitized, have more affinity towards melted DNA or open DNA, melted DNA, or while at 15 degree centigrade, it loses its affinity for the DNA. It loses its affinity for the DNA. It loses its affinity for the DNA. करेक्ट? चलें आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिग्मा पर। सिग्मा एक क्वेश्चन यहां से इस टेबल से जरूर खींचता है, बहुत बार खींचा है, मैचिंग में भी आया है। तो इस सिग्मा की टेबल को आप एग्जाम के लिए बहुत हॉटस्पॉट मानेंगे। अगर आप सबसे प्रोमिनेंट सिग्मा की बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट सिग्मा है सिग्मा 70,
इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है और इसका काम है हाउस कीपिंग का। काम क्या है? मतलब जो रेगुलर जीन एक्सप्रेशन है, सबसे ज्यादा जीन एक्सप्रेशन हाउस कीपिंग जीन्स देते हैं। सबसे ज्यादा परमानेंटली चलने वाले जो जीन्स होते हैं वो हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं। तुम्हारे घर की सफाई हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो सेल में जो जीन्स, जो सेट ऑफ जीन्स, जो ग्रुप ऑफ जीन्स परमानेंटली एक्टिव रहते हैं, उन्हें हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उनका एक्सप्रेशन कौन डिसाइड करता है? उनका एक्सप्रेशन डिसाइड होता है सिग्मा से, और सिग्मा 70 से। किससे डिसाइड होता है? तो सिग्मा 70 regulates, transcribes a group of the gene which need to be permanently activated. So most of the cellular physiology of the bacteria is regulated by sigma 70. Most of the cellular physiology of the bacteria is regulated by sigma 70. Sigma 70. Its molecular weight is 70 kilodalton. That is why it is known as sigma 70. Its subscript, its superscript designates its molecular weight. Similarly, sigma 54 is another important sigma which regulates nitrogen metabolism in the bacteria. जो जीन्स नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं, उनके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए जो सिग्मा आएगा, दैट इज सिग्मा 54. सिग्मा 38 आफ्टर ग्रोथ, सिग्मा 38 आफ्टर ग्रोथ, जब स्टेशनरी फेज आता है, स्टेशनरी फेज आता है, तो स्टेशनरी फेज में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन है, जो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन है, उसको रेगुलेट करने के लिए जो जीन्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए जो सिग्मा आएगा, दैट इज सिग्मा 38. तो सिग्मा जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो किस फेज में प्रोड्यूस होते हैं? स्टेशनरी फेज में. तो उन जीन्स को एक्टिवेट करने का काम सिग्मा 38 करता है. सिग्मा 32 इज अ हीट शॉक प्रोजीन्स. जब कभी भी स्ट्रेस आएगा, सिग्मा 32 विल बी एक्टिवेटेड. जब कभी भी हीट शॉक आएगा, जब कभी भी स्ट्रेस होएगा, तो सिग्मा 32 विल बी activated. Flagellar movement and flagellar expression is regulated by sigma 28. sigma 28. That is it. इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं. एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए. अभी आते हैं, श्वेता वहां पर भी आ रहा है. श्वेता वहां पर आ रहे हैं. मेल्टेड डीएनए के लिए एफिनिटी ज्यादा क्यों होगा? इसके लिए 2 मिनट अभी होल्ड कर. हाँ, अभी आते हैं उस जगह पर. ठीक है, करेक्ट हो गया. इसमें किसी को कोई डाउट? इसको टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट करके सेव करिए. This table is very, very important. Very, very important. So how the RNA polymerase finds the promoters? उस पर आते हैं. आप सभी लोगों को पता होगा कि बैक्टीरियल जीनोम डोमेन्स में बटा हुआ होता है. एक डोमेन का साइज लगभग 30 किलो बेस पेयर से लेकर 90 किलो बेस पेयर्स तक होता है. लेकिन आरएनए पॉलीमरेज इज अ ट्रांस प्रोटीन. नहीं समझो? एवरी जीन, जो कोई भी तुम्हारा जीन है, अगर मान लो ये बैक्टीरिया का जीनोम है और ये बैक्टीरिया का जीनोम इस तरीके से है, कोई जीन यहां पर है और कोई जीन यहां पर है, इन दोनों जीन के ट्रांसक्रिप्शन में बीटा डैश, बीटा, अल्फा 1, अल्फा 2 और ओमेगा सेम रहेंगे. यस, बिल्कुल सही शुभ्रा, सेम रहेंगे. अगर ये दोनों जीन्स हाउस कीपिंग है,
तो सिग्मा 70 ही लगेगा दोनों में। लेकिन अगर ये हीट शॉक है और ये हाउसकीपिंग है तो इस पर सिग्मा 70 लगेगा और इस पर सिग्मा 32 लगेगा। I have made my point very clear. Right? Everybody? So there will be no change in the core. Core will be same for every sort of RNA polymerase which is transcribing any genome part or any gene. The difference will be if the genes are different, if their required genes are different, affinitized genes are different. So according to the nature of the gene, the sigma will be switched. Sigma will be switched. Right? अब बात आती है कि सिग्मा कैसे प्रमोटर सर्च करेगा। तो सिग्मा प्रमोटर सर्च करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है स्लाइडिंग, यानी सेगमेंट पर किसी ना किसी डीएनए पर वो स्लाइड करते हुए पहुंचे, स्लाइड करते हुए प्रमोटर को सर्च करे, डोमेन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर ट्रांसफर हो जाए, इंटरसेगमेंटल ट्रांसफर, मतलब एक डोमेन से दूसरे डोमेन में ट्रांसफर हो जाए, दैट इज इंटरसेगमेंटल ट्रांसफर, और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट पर इंट्रा डोमेन ट्रांसफर हो जाए, हॉपिंग। तो आरएनए पॉलीमरेज हॉप भी करता है, आरएनए पॉलीमरेज इंटर डोमेन ट्रांसफर भी होता है, आरएनए पॉलीमरेज हॉपिंग भी करता है। तो पूरे जीनोम में आरएनए पॉलीमरेज टहलता रहता है, इसीलिए इसको ट्रांस प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस प्रोटीन बोलते हैं। ये कहीं भी जीनोम में किसी भी हिस्से पर जाकर अपना ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर सकता है, बशर्ते इसके पास एप्रोप्रिएट सिग्मा होना चाहिए। एनी मोर डाउट्स? हर लाइन के बाद मैं पूछता चल रहा हूं, किसी के पास कोई डाउट हो? व्हाट यू लर्न? क्या सीखा? क्या समझ में आया? RNA polymerase can go anywhere in the bacterial genome? Yes, this is a trans-natured protein. इसका नाम trans-natured है, trans-nature की प्रोटीन है। इसको केवल सिग्मा की जरूरत होती है, बाकी सारा का सारा मटेरियल सेम रहता है, कोर एंजाइम सेम रहते हैं। ये कहीं भी किसी जीनोम के किसी भी हिस्से में जाकर ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर सकता है। ये जीन स्पेसिफिक या डीएनए स्पेसिफिक नहीं होता है। जो भी सेगमेंट जीन स्पेसिफिक या डीएनए स्पेसिफिक होते हैं, मतलब भैया हम अपनी वाली के साथ ही मार्केट जाएंगे, तो वो सिस है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज कहता है हमको तो मार्केट जाना है, कोई मिल जाए, हमको तो घूमी जाना है, तो हमको कोई मिल जाए। देखो इसमें कितने लोगों का इमोजी आया है, वाह वाह, सही जा रहे हो बेटा तुम लोग, एकदम सही जा रहे हो, है ना? चलो अच्छा है। ठीक, चलते हैं ना, राइट? देखते हैं now how the bacterial transcription happens is a very simple process. It takes place in 3 steps. Number 1, it searches the promoter, it binds onto the promoter. When it searches the promoter, this is known as promoter search. It binds onto the promoter sequence, it is known as CPC, closed promoter complex. It melts the DNA, open promoter complex, and remain bind to it. रुक जाइए 2 मिनट होल्ड करिए, 2 मिनट सर जी होल्ड करिए। तो ओपन क्लोज प्रमोटर कॉम्प्लेक्स से ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब गारंटीड ट्रांसक्रिप्शन होता है। सुन लीजिए, इसको एलोस्टेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरी बोलते हैं। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सीपीसी टू ओपीसी गारंटीज द ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज व्हाई अब इस बात को हमने फिल्टर पेपर ऐसे में टेस्ट किया था कि जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम डीएनए को मेल्ट कर देते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी डीएनए के साथ ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स के साथ डीएनए आरएनए पॉलीमरेज की जो एफिशिएंसी जो एफिनिटी है वो ज्यादा होती है। श्वेता मेरे ख्याल से मेरा पॉइंट क्लियर हो गया।
सॉरी, सर्च ही बोला था, एलोस्टेरी। ठीक है, राइट। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की जब शुरुआत होगी तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में पहले प्रमोटर सर्च होगा, प्रमोटर सर्चिंग होगी, उस पर बाइंड करेगा, सीपीसी बनेगा। अभी एफिनिटी कम, और एफिनिटी कम होने के बाद डीएनए मेल्ट होगा। जहां से डीएनए मेल्ट होगा, प्रमोटर मेल्ट होगा। प्रमोटर मेल्ट होते ही तो सीपीसी टू ओपीसी फॉर्मेशन होगा। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन नॉर्मली माना जाता है कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जब ये हो गया अब ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा, अब ट्रांसक्रिप्शन होगा ही होगा, राइट। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में नहीं, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, राइट। यूकैरियोट्स की बात नहीं हो रही, प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है। चलिए देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ सीपीसी टू ओपीसी इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन। सीपीसी टू ओपीसी इज कॉल्ड एज आइसोमराइजेशन और एलोस्टेरी, It is irreversible and often once completed typically guarantees that transcription will subsequently initiate. The formation of closed promoter complex in contrast is readily reversible. Polymerase can easily dissociate from the promoter and make transition to the open promoter complex. मतलब CPC to OPC का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन को गारंटी करता है कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसीलिए ये सबसे रेगुलेटरी स्टेप भी है, इसे रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं या रेट लिमिटिंग स्टेप बोला जाता है, रेट लिमिटिंग स्टेप बोला। पिक्चर क्लियर हो गई होगी? नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है? ठीक है, तो जब एक छोटा सा वो चीज है उसको जरा देख लेंगे। तो जब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होती है तो ट्रांसक्रिप्शन 40 से 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड के फॉर्म में ट्रांसक्राइब होता है और ट्रांसलेशन भी इसी तरीके से ट्रांसक्राइब होता है, ट्रांसलेट होता है। इसी वजह से रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसलेशन होता है। इसी वजह से इसको कोड ट्रांसलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसका मतलब जब भी आप बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन पढ़ें तो आप ये मान के चले कि आगे आगे
आरएनए पॉलीमरेज चल रहा है और पीछे पीछे राइबोसोम चल रहे हैं, यानी ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन मूव्स टुगेदर, हैपेंस टुगेदर. दैट इज व्हाई it is a co-translation mechanism. It is a co-translation mechanism. It is a co-translation mechanism. ठीक है? Any doubts? Any more doubts? तो शुरुआत हमने कहां से करी? शुरुआत हमने करी कि सबसे पहले प्रमोटर सर्च होगा, प्रमोटर पर सीपीसी बनेगा. सीपीसी का मतलब जो तुम्हारा होलो एंजाइम है वो प्रमोटर पर बाइंड कर गया, प्रमोटर की मेल्टिंग हो गई तो वो क्या हो गया, नाउ इट विल स्टार्ट, इट कैन स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन. नाउ इट कैन स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन. राइट? राइट? कोई डाउट इतने में? इतने में किसी को कोई समस्या? इतने में किसी को कोई समस्या? नो. ग्रेट. नाउ अब आती है बात प्रमोटर्स की. कम बैक टू द प्रमोटर्स. प्रमोटर्स क्या है? बैक्टीरियल प्रमोटर्स क्या है? बैक्टीरियल प्रमोटर्स कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस. कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेंसस सीक्वेंसेस? इफ यू टेक हंड्रेड्स ऑफ प्रमोटर सीक्वेंस, आप बहुत सारे प्रमोटर सीक्वेंस लीजिए, उनको अलाइन करिए, उनको अलाइन कर दीजिए, और उनको अलाइन करने के बाद नहीं, irreversible. CPC promoter and CPC is reversible, yes, and OPC CPC too. OPC is irreversible. It's guarantees. It is a long lasting process. क्या? तो कहने का मतलब है कि अगर आप 100 प्रमोटर सीक्वेंस लीजिए, उन 100 प्रमोटर सीक्वेंसेस को अलाइन करिए, जिन जिन पोजीशन पर सबसे ज्यादा बार जो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पाए जाएं वो कंसेंसस सीक्वेंस होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 से ज्यादा प्रमोटर सीक्वेंसेस को जब कंपेयर किया तो आपको 80% प्रमोटर्स में टी मिला, 95% प्रमोटर्स में इस पोजीशन पर ए मिला, 45% पोजीशंस पर टी मिला, 60% पोजीशंस पर ए मिला, और फिर ए मिला, और 96% पोजीशन पर टी मिला. दैट इज हाउ अ सीक्वेंस ऑफ -10 एलिमेंट हैज अराइव्ड एज TAT, जिसमें T 80, 95 and 96 has been conserved the most. फिर से समझेंगे. बैक्टीरियल प्रोमोटर्स में दो एलिमेंट है, -10 and -35. -10 and -35. इसमें जो -10 का सीक्वेंस है वो है TAT. ये किस बेसिस पर बना? ये कॉन्सेंसस सीक्वेंस है. जब 100 से ज्यादा प्रमोटर सीक्वेंसेस को अलाइन किया गया तो मोस्ट कॉमनली फाउंड सीक्वेंस था. मोस्ट कॉमनली फाउंड सीक्वेंस था. इट इज अ बायोइनफॉर्मेटिक्स टाइप ऑफ थिंग. आपने अलाइनमेंट किए, आपको पता चला कि TAT जो था सीक्वेंस था, टाटा बॉक्स जिसे TAT बोला गया, वो सबसे ज्यादा कंजर्व था. और उसमें भी जो आपकी A11 पोजीशन थी और T7 पोजीशन थी वो मोस्ट कंजर्व थी. जो A11 और T7 पोजीशन थी वो मोस्ट कंजर्व, सबसे ज्यादा कंजर्व, सबसे ज्यादा A11 और T7 पोजीशन कंजर्व मिली. तो जब आप बैक्टीरियल -10 और -35 को देखते हैं तो आपको जो मोस्ट कंजर्व सीक्वेंसेस मिले वो ये मिले. इसमें भी A11 और T7 मोस्ट कंजर्व थी. इसके बाद TTGA CA मिला जो भी रिलेटिवली कंजर्व रही. Repeating again, bacterial promoters are made up of two major elements,
two major elements known as core elements, -10 and -35. These -10 and -35 are consensus sequence. -10 and -35 are consensus sequence. How the consensus sequence are derived or how the consensus sequence are made? The consensus sequence, यहां पर वॉटसन कहते हैं, वॉटसन सर कहते हैं कि this consensus sequence was derived aligning 300 sequences of known function as a sigma 70 promoters, ascertaining the most common base found at the each position in the -35 and -10 hexamer. -35 and -10. The nucleotide is then often chosen, the nucleotide of choice in the position, and this is known as, that is consensus sequence. मतलब जब आपने बहुत सारे, कंजर्व नहीं है, commonly found है, तो consensus means commonly found. All good? All good? All good? किसी तरीके का कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? किसी तरीके की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ठीक है. अब यहां पर एक CSIR का क्वेश्चन राइज होता है. क्या राइज होता है? यहां पर CSIR का एक क्वेश्चन राइज होता है. अगर आप TAAT से आप TAGGAT बना दें तो अब सिग्मा 70 की एफिनिटी कम हो जाएगी. So if you deviate from -10 consensus sequence, so it will lose its affinity or it will reduce its affinity. The phenomena will be known as down mutations. The phenomena will be known as down mutations. So if you will deviate from the consensus sequence, अगर deviate करोगे consensus sequence से और जिसकी वजह से affinity कम हो या affinity कम हो जाए, so this sort of mutation are known as down mutations. क्या कहलाएंगे? But suppose you have a sequence like TAGGGAT and you are moving from here to here. मतलब you are changing G, these two nucleotides you are changing up. So you are increasing the affinity for sigma 70. You are increasing the affinity for sigma 70. So these are called as up mutations. So if you are moving towards TAAT, this is up mutation. If you are deviating from this sequence, this is known as down mutation. नहीं, ये नहीं है polarity effect. ये नहीं है polarity effect. No, this is not a polarity. Any more doubts? Any more doubts? Any more doubts? Okay. Any more doubts? नहीं. अब एक कॉमन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ प्रमोटर है. किसी भी प्रमोटर एलिमेंट में, बैक्टीरियल प्रमोटर एलिमेंट में -10 एलिमेंट पाया जाएगा. TAT
Pt GaCa पाया जाएगा और 17 to 19 बेस पेयर का स्पेसर पाया जाएगा। 17 to 19 बेस पेयर का स्पेसर पाया जाएगा इन दोनों के बीच में। और फिर इसके बाद अब जरूरी नहीं, सुनिए 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 सुनिए, अब एलिमेंट जरूरी नहीं है कि हर प्रमोटर के साथ पाया जाए। नॉर्मली जो आरआरएनए जीन्स होते हैं, आरआरएनए बनाने वाले जीन्स होते हैं, उनमें अप एलिमेंट पाया जाता है। तो -10 and -35 elements are -10 and -35 elements are almost conserved. -10 and -35 elements are almost conserved. They will found in all type of. They are found in all type of. They are found in the all type of. They are found in the all type of promoters. UPE elements are specific to the rRNA genes. UPE bacterial rRNA genes जितने हैं उनमें पाया जाए, उनमें पाया जाए। रोक देना भाई हमको, जहां पर भी लगे कि सर हम नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए, वहां पे हमको रोक देना। बताइए बताइए भाई, बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? बताइए भाई साहब, मैडम लोग, मोहतरमाएं, अरे कोई समस्या में से तो नहीं है ना भाई आप लोगों को? अरे बताइए भाई, नहीं है ना? पक्का पक्का? चलिए, वॉटसन सर कहते हैं कि 4 तरीके के प्रमोटर्स बैक्टीरियल डीएनए में पाए जाता है। हाँ, ये बात अच्छी है। आप एलिमेंट का क्या रोल है वो भी बताएंगे, अभी सब बताएंगे। ये जो पढ़ाया वो समझ में आया ना? कि किसी भी, क्या समझ में आया जो अभी पढ़ाया? किसी भी बैक्टीरियल डीएनए में, बैक्टीरियल जीन में -10 -35 कंजर्व होते हैं, -10 -35 कंजर्व होते हैं, और आप एलिमेंट्स आरआरएनए जीन्स में पाए जाते हैं। ये पहली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन क्लियर है ना? अब वॉटसन सर कहते हैं कि देखिए, वॉटसन सर कहते हैं कि -10 और -35 वाले सबसे कॉमन होते हैं। क्या? -10 और -35 वाले सबसे कॉमन होते हैं, राइट? और यूपीई नहीं पाया जाता। अब ये -10 और जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है उसके बीच में 10 बेस पेयर की दूरी होती है। सुन लीजिए अच्छे से, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। -10 और -35 कंजर्व होते हैं, 17 से 19 बेस पेयर का स्पेसर पाया जाता है, और जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना है, जहां से एमआरएनए एक्चुअली बनना है, एमआरएनए का फर्स्ट ए जहां से जुड़ना है, वो 10 बेस पेयर दूर होता है। यहां से यहां तक ट्रांसक्रिप्शन होगा। यस, दिस इज अ प्लेस -10 to +1 is called as abortive transcription. Abortive transcription place. और ये स्क्रंचिंग के थ्रू होता है, ये स्क्रंचिंग के थ्रू होता है। मुझे मालूम है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, 2 मिनट होल्ड करेंगे, परेशान नहीं हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन समझेंगे। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, वॉटसन सर कहते हैं कि पहला टाइप ऑफ प्रमोटर है -10 -35। दूसरे टाइप ऑफ प्रमोटर में क्या मिल गया? यूपी। थर्ड जो रेयर टाइप ऑफ प्रमोटर है उसमें -10 को एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि -35 को इसमें मर्ज कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद -10 के पास एक डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंसेस और पाए जाते हैं, जो भी प्रमोटर के पार्ट हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन द मोस्ट कॉमनली फाउंड प्रमोटर इज -10 -35 +1, -10 -35 +1, -10 -35 +1।
कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें -10 -35 मर्ज हो जाते हैं, उन्हें एक्सटेंडेड -10 बोलते हैं। कुछ कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें एक अप एलिमेंट -10 के पास पाया जाता है, जिसे डिस्क्रिमिनेटर सीक्वेंस बोला जाता है, वो भी पाया जाता है कुछ कुछ। लेकिन मोस्ट कॉमनली फाउंड इज -+1 -10 -5 -35। दिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड। Picture clear? There is no description given. कोई डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। देखो, a final DNA element that binds to RNA polymerase sometime found just downstream from -10. This element is called as discriminator. The strength of the interaction between the discriminator and the polymerase influences the stability of the complex between the enzyme and the promoter. No such role, no extensive detail has been given. और ये मुझे जीन में भी नहीं मिला, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर भैया आई एम सो सॉरी, अगर CSR पूछ ले तो उसके लिए माफी चाहूंगा। कोई दिक्कत? केवल इतना याद रखना है कि मोस्ट कॉमन क्या है, -10 +1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, -+1 -10 -35, +1 से -10 के बीच की दूरी 10 बेस पेयर, और उन 10 बेस पेयर का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा उस ट्रांसक्रिप्शन को अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और उस अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन को करने के फिनोमेना को स्क्रंचिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्रंचिंग बोलेंगे। बस इतना याद रखना। Abortive transcription is a property of every transcription. There is no such transcription can occur. मतलब ऐसा कोई ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता जिसमें अबॉर्टिव ना हो। So abortive transcription is a necessary property of every transcription. You can write down. नहीं होगा इंच वर्मिंग से। इंच वर्मिंग सपोर्टेड नहीं है। स्क्रंचिंग इज मोस्ट सपोर्टेड मॉडल, मोस्ट प्रूवन मॉडल, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? प्रमोटर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा? प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा? सिग्मा बाइंड करेगा। तो जब आप सीपीसी बनाओगे तो सीपीसी बनाने का मतलब क्या? सीपीसी बनाने का मतलब ये, सीपीसी बनाने का मतलब ये, आप ये चाहते हो कि आपका सिग्मा -10 -35 पर बाइंड करे। दिस इज कॉल्ड एज सीपीसी। आप ये चाहते हो, या आरएनए पॉलीमरेज एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहता है कि आपका सिग्मा -10 और -35 पर बाइंड करे। दिस इज नोन एज सीपीसी। अभी सीपीसी हुआ, अभी सीपीसी हुआ। व्हेन द सिग्मा बाइंड्स टू द -10 and -35 promoter, this is known as CPC. I'm clearly orating, I'm clearly saying binding of sigma onto the -10 and -35 element is called as CPC. Is called as CPC. Correct? Correct? Right? ठीक। आप देखो, ये उसी तरीके की सिचुएशन है जैसे बर्गर खाते हो ना। अच्छा, बर्गर एक हाथ से खाया जाता है कि दोनों हाथ से खाया जाता है? दोनों हाथ। बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन। व्हेन यू होल्ड द बर्गर, दिस इज सीपीसी। व्हेन यू बाइट द बर्गर एंड एवरीथिंग पॉप्स अप, दिस इज कॉल्ड एज ओपीसी। राइट? हाँ, मेरी बीबी बर्गर बहुत अच्छा बनाती है।
सच बता, क्या अबे हम ही को मिल जाता है बे, ये हमें अभी हम फोन करके तुम लोगों को सुनाना नहीं चाहते, अगर हमने फोन लाउड स्पीकर पे कर दिया तो मेरी सारी इज्जत धुल जाएगी। जो रही बच्ची है वो अभी मुझको 4 गाली देगी, कहेगी सर आप नहीं भूले। सीपीसी। सबसे बड़ी खास बात यह कि मुझे उसके हाथ का बर्गर अच्छा लगता है, और उसको यहां पर एक बेकरी है मिस्टर ब्राउन एक बेकरी है, उसको वहां का बर्गर बहुत अच्छा लगता है। अबे जाओ, तुमने अभी मेरे घर का बर्गर नहीं खाया। मेरे घर के बर्गर में इतना मोटा होता है वो, उसमें इतनी सारी तो वेजीज होती है, फिर वेजीज के बाद बहुत सारी चीजें। ये क्या हुआ, ये किसने क्या भेजा? ये देखो किसी ने बर्गर ही भेज दिया। अरे लेकिन ये वाला तुम तो वेजिटेरियन हो ना? तुम तो वेजिटेरियन हो नहीं हो? पहाड़ी कब से वेजिटेरियन होने लगा? अच्छा, प्यार में इंसान को सब अच्छा लगता है। अच्छा वाह, अरे मेरी मोहब्बत के पहरेदार। चलो ठीक है। So let's come back to the story. So sigma holds -10 and -35 like that, but the extensive picture is something different. What is an extensive picture? This is an extensive picture and you need to learn it by heart. Sigma has 4 reasons. सिग्मा में 4 रीजन पाए जाते हैं। सिग्मा में 4 रीजन पाए जाते हैं। रीजन 1 2 3 4। रुक जाओ भाई लोग, 2 मिनट होल्ड करो। सिग्मा में 4 रीजन पाए जाते हैं। सिग्मा के 4 रीजन के सब रीजन भी पाए जाते हैं। फिलहाल +1 रीजन पर बाइंड करने वाला सिग्मा का रीजन है 1.2। ये मॉलिक्यूलर मिमिक रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन कहलाता है? मॉलिक्यूलर मिमिक रीजन कहलाता है। -10 पर बाइंड करने वाले रीजन को 2.3 या 2.4 रीजन बोलते हैं। एक्सटेंशन रीजन पर या बीच में स्पेशल रीजन पर बाइंड करने वाले रीजन को सिग्मा 3 बोलते हैं। -35 पर बाइंड करने वाले रीजन को 4.2 बोलते हैं। लर्न इट बाय हार्ट, लर्न इट बाय हार्ट। इसको लर्न कर लीजिए, सीरीज बना लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। +1 पर बाइंड करेगा 1.2, +1 पर बाइंड करेगा 1.2, -10 पर सिग्मा का रीजन नंबर 2 होल्ड करो। तो अपन्यता बेटा होल्ड कर लो, मेरे लाल होल्ड करो 10 मिनट। जो चीज मतलब जहां पर हो वहां तो रहना ही नहीं चाहते हो। हम जो चीज पढ़ा रहे हैं उससे आगे भागना बहुत जरूरी है। अभी मैं पूछ लूं, अभी 2 मिनट में हटा के पूछ लूं कि याद हुआ? चलो बताओ, चलो बताओ, याद हुआ? बताओ। नहीं तो अपन्यता से पूछ रहे, बताओ याद हुआ? Why to hop? Why not to stay on the things which you are, instructed to? हाँ, और अच्छा, और 2.24 कौन लिखेगा? अच्छा, मतलब अल्टीमेटली यू आर प्रूविंग योर पॉइंट राइट दैट आई वाज रॉन्ग ना? अल्टीमेटली यू आर प्रूविंग योर पॉइंट राइट कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो मुझे आता ही है, उसके आगे की बात करो। Is it? इमेज नहीं नोट करनी है, इमेज नहीं नोट करनी है। +1 ऐसे लिखो, +1 इज इक्वल टू 1.2 मॉलिक्यूलर
मिमिक। फिर उसके बाद -10, 2.3 to 2.4 कोई भी दे सकता है, तो रोना नहीं वहां पर, ठीक। फिर उसके बाद एक्सटेंशन 3, और फिर उसके बाद -35 इज इक्वल टू 4.2, बराबर। और आप रीजन पे कौन बाइंड करेगा? अल्फा CTD। कौन बाइंड करेगा? अल्फा CTD। करेक्ट, याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो दैट इज हाउ इट बाइंड्स। अब यहां पर 2-3 चीजें आती हैं, दोनों चीजों को समझने की जरूरत होती है, जिसे हम मॉलिक्यूलर मिमिक रीजन बोल रहे हैं। वो क्या है, एक्चुअली क्या है? तो मॉलिक्यूलर मिमिक रीजन को अच्छे तरीके से अगर डिटेल करना है तो वॉटसन को एक बार फिर से पकड़ना पड़ेगा। उस पर आते हैं। फिलहाल एक चीज यहां से जरा एक बार और पढ़ते हैं, ठीक रहेगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सही रहेगा। The sigma 70 factor can be divided into 4 regions. Region 1, 2, region 4. They recognizes -10 and -35 elements of the promoters, 2 to 4 respectively. 2 helices within the region 4 forms a common DNA binding motif, that is a helix turn helix. So sigma 70 is also made up of helix turn helix. Sigma 70 is also made up of helix turn helix. हेलिक्स टर्न हेलिक्स। अब यहां पर एक पॉइंट और है, -10 रीजन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय एन अल्फा हेलिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट, -10 रीजन इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय अल्फा हेलिक्स, रिकॉग्नाइज्ड बाय अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स के थ्रू रिकॉग्नाइज होता है। क्लियर? क्लियर? नाउ अब यहीं से कहानी शुरू होती है कि व्हाट सिग्मा डू टू डीएनए आफ्टर सीपीसी। तो सिग्मा सीपीसी का करता क्या है? सिग्मा जब अपने डिफरेंट रीजन से, अपने डिफरेंट रीजन से, स्पेशली सिग्मा 2 से जब -10 एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है तो A11 और T7 को फ्लिप कर देता बाहर। तो जब ये सिग्मा का 2 रीजन जैसे ही अपने प्रोटीनिशियस ब्लेड्स के थ्रू -10 रीजन में एंटर करता है, इट इमीडिएटली फ्लिप्स इनटू इट्स ग्रूव्स एंड दैट इज हाउ दिस सीपीसी इज कन्वर्टेड इनटू ओपीसी। यू एट द बर्गर। जैसे बर्गर को खाते ना, दांत से खाते, similarly sigma eats that CPC and opens the -10 elements. So the actually CPC to OPC conversion, transition, isomerization takes place only in -10 region by flipping A11 T7। आज बिना खाए नहीं रहा है। आज खाओगे? एक दिन तुम लोग आशुतोष सर को हुसो, एक दिन हमको हुसो है। सर भूख लग गई सर। बहुत बढ़िया बाबली भंडारी, अच्छा पढ़ रही हो।
एडेनिन, एल्काइल एडेनिन ग्लाइकोसाइलेज ऑल्सो फ्लिप्स 3 मिथाइल एडेनिन टू रिमूव इट्स मिथाइलेशन। बिल्कुल सही, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। जी नहीं फ्लिप, हाँ जी नहीं, एडेनिन 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 फ्लिप होता है। खैर हो गया, नोटेड नोटेड। क्या लिखा गया, लिखा गया सिग्मा टू रीजन बाइंड्स टू -10 एलिमेंट, -2 एलिमेंट। अच्छा एक मिनट रुको, -10 एलिमेंट, रुको बे रुको, मेरी अंग्रेजी मत लिखो, नहीं मेरी अंग्रेजी नहीं लिखो। हाँ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। चलिए एक्सप्लेनेशन नहीं से कैप्शन बोलते हैं। चलो अंग्रेजी उन्हीं की लिखो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आएगी उन्हीं की अंग्रेजी, मेरी थोड़ी ना आने वाली। तो recognition and melting of the -10 element by the sigma region 2 has a 2 pockets that each binds to one flip out base pair of the non-template मतलब 5:3 या 3:5? 3:5। आप देंगे बहुत तेज कंटाप घुमा के। नॉन टेम्पलेट क्या है, ध्यान से पढ़ो, अभी अभी लिखवाया है यार, अभी अभी लिखवाया प्रभु, अभी अभी 2 मिनट पहले लिखवाया है यार। ये 3:5 बोलना, अभी अभी लिखवाया, अभी अभी 2 मिनट पहले लिखवाया बाबू, 2 मिनट नहीं हुए हैं, साफ साफ लिखवाया 3:5 इज अ टेम्पलेट। उसके अपोजिट में 5:3 क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। 5:3 आरएनए प्लस होता है, 3:5 माइनस होता है, वो टेम्पलेट होता है। तो किसको खोल रहा है, ये किसको ओपन कर रहा है? A11T7 इज अ 5, जो तुम्हारा TTA ये 5:3 है बाबू, ये 5:3 है, नॉट 3:5। 3:5 तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 3:5, तो ये ओपन हो जाएगा। समझो, आया आया नहीं आया? आ गया, राइट। So flips out the non-template of the -10. These energetically preferred binding reaction drives the melting of the promoter, thus transition from the closed to open promoter complex without, ध्यान देना ये CSIR का क्वेश्चन, CSIR ने पूछा है क्या सिग्मा को ATP की जरूरत है? नहीं, तो CpC2 OPC नो नीड ऑफ ATP, ATP की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो बना देना जाके। ऐसा क्या फर्जी काम कर रहे हो बे, इस टाइम पे फर्जी बातें सोचोगे? तैयारी क्या हो गया समय भाई, अब JRF लेने का समय आ गया। बी रियलिस्टिक, बी रेशनल अबाउट द थिंग्स। Which two bases A11T7 are flipped into the A11T7 are flipped into the 2 pockets of sigma. अब उन्होंने केवल 2 मेंशन किया हुआ है, तो अब वही, मैं तो बोलूंगा नहीं, उन्होंने जब बोल दी मैं उनका बाप थोड़ी ना।
इज इट राइट? हो गया, हो गया. This is known as CPC to OPC formation and this is also known as isomerization. Once it is done, it guarantees the transcription. Once it is done, this guarantees the transcription. मतलब जब ये हो गया, इसके बाद अब ट्रांसक्रिप्शन होगा ही, इस बात की गारंटी पक्की हो जाती. इट इज इरिवर्सिबल, राइट? अब यहां पर ही आता है, अब मैं आगे बढ़ूं, यहीं पर आता है मॉलिक्यूलर मिमिक रीजन. व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर मिमिक रीजन? Two structural features, two structural changes are seen in the enzyme upon isomerization from CPC to OPC. First, pincers at the front of enzyme. अब ये pincers क्या होता है? ये बड़ा बवाल है. जो क्लॉज, जो केकड़ा होता है ना, उस केकड़े के जो दांत बांधे उन्हें पिंसर्स बोलते. और केकड़ा होता है ऐसे ऐसे करके आता था, खट खट खट, तो जो लगे होते हैं वो पिंसर्स होते. यस, राइट. जो नुकीले नुकीले से होते हैं, जैसे है ना, जिसको तोड़ तोड़ के वो बंगाली और उड़िया ये सब तोड़ तोड़ के पका पका खाते हैं. अबे किसी को लगा तो नहीं, हट तो नहीं गया कि सर इज बिग बिंग एंड कास्ट क्रीड डिस्क्रिमिनेटर, कास्ट क्रीड रीजनल डिस्क्रिमिनेटर? नहीं ना, लोगों तो मुंह में पानी आ गया होगा. हम कह भी नहीं तो कह रहे सर आप कहते रहो केकड़ा बहुत अच्छा. हाँ, आग पे भूनेंगे. और अच्छा चलो खाना आना तो ठीक ही है, मतलब अरे हाँ ठीक है, प्राउड अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं. और खाना वाना तो ठीक है, उसके लिए अलग से एक प्लायर और लेके आएंगे. प्लायर से तोड़ेंगे उसको, मतलब क्लॉ उसका, मतलब उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट बनाया भाई इन लोगों ने. देखा है नहीं? बट है नहीं देखा. ऐसे वो उसको पकाएंगे और उसके बाद बड़े बड़े होटलों में जाओ तो उसके बाद उसका एक प्लायर देंगे, उसको तोड़ेंगे और उसको ठोकेंगे, उसके बाद पी जाएंगे. बहुत टेस्टी है. सर जयराम निकलता है तो खिलाएंगे आपको भी. अरे राम 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 राम. उसमें बहुत कैल्शियम होता है. अच्छा, शिम्स एक बार देखे. अच्छा, शिम्स को एक बार आप देखें कैसे खाते हैं. अच्छा, शिम्स तो मैंने कुक किए हैं. शिम्स और प्रॉन्स दोनों मैंने पकाए. क्रैब नहीं पकाया, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स नहीं पकाए. शिम्स मैंने कुक किए हैं. शिम्स और प्रॉन्स को तो मैंने लहसुन में, अदरक और लहसुन के पेस्ट में पकाया, अच्छे से पकाया. मेरे फ्रेंड के साथ मैं गया था, अंडमान गया था, 2010 की बात है. राम राम क्या बे, खाया थोड़ी ना, पकाया ही तो था. दुनिया पका रही है, हमने पका दिया तो उसमें क्या. मैं अंडमान गया था, 2010 की बात है. वहां पे एक इंस्टीट्यूट है, टिकरी साइट करके कुछ है, भूल गया. वहां पे हम लोगों को बुलाया गया था, पीएचडी के दौरान की बात है. तो हम लोग जिस गेस्ट हाउस में ठहरे थे, उस गेस्ट हाउस में मेरा एक फ्रेंड था, रमाशंकर नाम था उसका. हाँ, प्रॉन करी, कोकोनट मिल्क में. हाँ, कोकोनट मिल्क, लहसुन और कोकोनट मिल्क, प्याज नहीं डाला. तो हम लोग वो पहली बार साउथ इंडिया गया था. अरे हैव यू सीन द ज्योग्राफी ऑफ साउथ अंडमान? किसी ने देखी है? कुछ कभी मेंशन करिए. अगर आप इंडिया का मैप देखो, इंडिया के मैप में अंडमान यहां है. अंडमान चेन्नई और कोलकाता से इक्वी डिस्टेंस है, पता है? चेन्नई और कोलकाता से इक्वी डिस्टेंस. और मैं तुम्हें खास बात बताऊं कि अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर में, एक दुकान बंगाली की है तो दूसरी दुकान साउथ इंडियन की. अगर आप वाकई में इकोलॉजी समझना चाहते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द सोशल डेमोग्राफी. हाँ, और वहां का चमचम बहुत बढ़िया है. चमचम बहुत ऑथेंटिक चमचम बनाते हैं. क्यों ऑथेंटिक चमचम बनाते हैं? रीजन ये है कि वहां से जो कोलकाता से या बंगाल से जो लोग वहां माइग्रेट करके बसे, वो वेरी ओल्ड, देवर वेरी ओल्ड माइग्रेंट्स, ऑल इंडियन.
और दे कैरीड द ओल्डेस्ट क्यूजीन ऑफ कोलकाता इनटू द अंडमान। अरे वो एक अलग बात, वो कह रहे और उड़िया भी है, ऐसा नहीं है वो उड़िया नहीं, वहां उड़िया भी है, साउथ इंडियन और साउथ इंडियन तमिलियन ज्यादा है, तमिल वाला बंदा ज्यादा है, कोलकाता भी है, उड़िया भी है, और तीनों का जो वहां पे एक अमलगमेशन है ना, समझ में नहीं आता कि यहाँ पर फिश खाओगे या यहाँ पे चमचम खाओगे कि यहाँ पर वो तुम्हारा मैसूर पाक खाओगे। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। आई वंस गेट अ चांस एंड आई मीन ऑलवेज गेट अ चांस टू विजिट देयर। बहुत अच्छी जगह, बहुत शानदार जगह। और वहां पर एक बीच है, उसका नाम है राधा बीच। नहीं यार, उसका नाम इंग्लिश में कुछ था पहले, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, तो उसको राधानगर बीच बोलने लगे हैं। उसको पहले हैमिल्टन बीच बोलते थे या कुछ और बोलते थे, ऐसा कुछ नाम था। तो फैबुलस प्लेस, जबरदस्त जगह। मेरी फेसबुक पे कुछ हाँ सर वेज की जगह थैंक यू। हैवलॉक आइलैंड्स, यस हैवलॉक आइलैंड। अच्छा, बहुत शानदार जगह। तुम लोग तो अब गए होगे। आई विजिटेड इट इन 2010। उस टाइम तक तो भाई साहब क्या जगह थी। मतलब इतनी शानदार जगह मैंने अपनी जीवन में कभी देखी नहीं। इतनी जगह देखने के बाद बहुत शानदार हैवलॉक आइलैंड। चल गए, लिव इट। तो यहीं पर आता। The two structural changes that are seen in the enzyme upon isomerization from closed to open complex. The pincers in front of enzyme clamps down tightly onto the downstream DNA. Clamps down the downstream DNA. Clear? Clamps down the downstream. Second is a major shift in the position of amino terminus of sigma 1.1, which is not bound to the DNA. Sigma region minus 1.1 lies within the active center of the cleft of the holoenzyme, blocking that path in the open complex, followed by the template DNA strand. Upon the open complex, minus 1.1 shifts some 50 angstrom now found outside of the enzyme, allowing the DNA access to the cleft. 1.1 is a highly negatively charged like DNA, and thus holoenzyme region 1.1 is a molecular mimic. मैंने अपनी पीएचडी में गया हूं, बैचलर्स में नहीं, पीएचडी के दौरान गया। आई कंप्लीटेड माय पीएचडी फ्रॉम 2007 to 2013. So during my PhD, my boss was very good. She was finest lady I have ever met. खैर, तो अभी समझ में नहीं आया। कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया? अभी कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ईमानदारी से बोलना, सच्ची सच्ची बोलना, तो मैं उनकी कसम है। ग्रेट। देखो समझने की कोशिश करो। जब तक डीएनए नहीं आ रहा है, सुनना, जब तक डीएनए नहीं आ रहा है तब तक 1.1 रीजन इस दोनों के बीच में फंसा रहे। जब तक डीएनए नहीं आ रहा तब तक 1.1 रीजन आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा के जो एंजाइम जो सिग्मा आरएनए पॉलीमरेज का जो वो एक्टिव साइट है उसके अंदर फंसा रहेगा। क्यों फंसा रहेगा? ताकि अननेसेसरी के इंटरैक्शंस ना हो। और जैसे ही डीएनए अंदर आएगा इट विल मूव अवे, बाहर चला जाएगा। और डीएनए पर भी कैसा चार्ज होता है? इसीलिए माइनस ये जो 1.1 है कैसा चार्ज है? नेगेटिव। जब तक डीएनए नहीं है तब तक 1.1 विद इन द एक्टिव साइट रहेगा। जैसे ही डीएनए आएगा तुरंत घूम करके बाहर चला जाएगा। ये उसी तरीके की चीज है जैसे माइक्रोस्कोप पे या किसी कैमरे पे ढक्कन लगा के रख देना, लेंस पर ढक्कन लगा के रख देना। राइट? एक बार और पढ़ लो। कहां से पढ़ोगे? यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, यहां से। ये लाइज, ये यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, एक बार यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो। हाँ, lies within the active center of that holoenzyme, blocking the path in the open complex is followed by the template in the open complex. जैसे डीएनए ओपन हुआ 1.1 shift 50 angstrom now found outside of the, allowing DNA access to the, that is why it is called as, जब तक डीएनए नहीं है
तब तक 1.1 क्लेफ्ट के अंदर फंसा रहेगा ताकि कोई अननेसेसरी इंटरेक्शन ना हो। आया? 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 पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब जैसे ही ओपीसी बना, देखो यार, जैसे ही ओपीसी बना तो ये -10 रीजन है ना, और ये +1 रीजन है। ये -10 है और +1, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, पूरा आरएनए पॉलीमरेज है ना, इस -10 को अपनी तरफ खींच लेगा। इस -10 को अपनी तरफ खींच लेगा। इसको स्क्रंचिंग बोले। क्या बोलेंगे? और फिर उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा। देन इट इज कॉल्ड एज अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन। फिर से देखेंगे, जैसे ही यस सिग्मा यहां पर बाइंड किया, अब ये जो +1 रीजन है इसको अपने पास खींच लेना। दिस इज नोन एज स्क्रंचिंग। और इस दौरान जो आरएनए बनाया जाएगा, खींचने के दौरान जो आरएनए बनाया जाएगा वो अबॉर्टिव आरएनए कहलाएगा। और प्रोसेस क्या कहलाएगा? एंड इट इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, क्योंकि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि -10 रीजन के जस्ट बगल में +1 रीजन, चाहे यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, हमेशा 8 से 10 बेस पेयर का डिफरेंस मिलेगा। और इस बीच के हुए ट्रांसक्रिप्शन को राइट 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 आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं इलॉन्गेशन पर। ये तो हो गया इनिशिएशन। क्या हो गया? इनिशिएशन हो गया। मतलब आपने +1 से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? +1 से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ? कौन सी सिचुएशन आगे, किस तरीके की सिचुएशन बनी? सिचुएशन इस तरीके की बनी, आप यहां से आपने आरएनए बनाना शुरू कर दिया। जब आप आरएनए बनाएंगे तो ये जो बबल है ये केवल 8 से 10 बेस पेयर को ही एक बार में सिंथेसाइज करेगा। 8 से 10। और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा, 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए बाहर आएगा। नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? ये कितने लोगों को नहीं आया? चलिए देखिए, यहां से समझने की कोशिश करेंगे। इस जगह से सब लोग समझने की कोशिश करें। ये डीएनए है, ये आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार में केवल 10 बेस पेयर का आरएनए बनेगा। ये 3 प्राइम है,
और ये 5 प्राइम। जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा केवल 3 प्राइम का एक्सटेंशन होगा, नया जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो 3 पे जुड़ेगा। सिंथेसिस किससे किस डायरेक्शन में होगी, 5 to 3। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो मान लीजिए कि ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये वाले बेस पेयर फ्री हो जाएंगे, ये पूरा कॉम्प्लेक्स आगे बढ़ जाएगा और ये बाहर की तरफ आया आया। तो एक बार में केवल 10 बेस पेयर का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है एक बबल में। जैसे जैसे बबल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आरएनए का 5 प्राइम एंड बाहर आएगा। इसे रुक जाइए, इसे इलॉन्गेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक बार में 8 से 10 बेस पेयर आरएनए ही सिंथेसाइज होगा। एक बार में 8 से 10 बेस पेयर का ही आरएनए सिंथेसाइज होगा। ऑल गुड? ऑल गुड? ऑल गुड? लेकिन अगर गलती हो जाए, तो यहां पर गलती 3 प्राइम एंड पर होगी। इसको हटाने की एक्टिविटी को प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलेंगे। कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? और ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 2 तरीके से होगी। ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी 2 तरीके से की जाएगी। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले 2 तरीके से एक्टिविटी होगी। पायरोफॉस्फोलिटिक एडिटिंग, मतलब आपने 3 प्राइम एंड पर एनटीपी जोड़ना था, आपने पीपीआई रिलीज करना था। किसी को डाउट अब नहीं होना चाहिए, अगर आप हुआ तो बताएंगे। जब ग्रोइंग चेन थी तो आपने पीपीआई रिलीज करना था, गलती लगा दी तो ये वापस पीपीआई वहीं जोड़ दो और एनटीपी बाहर निकाल लो। दिस इज नोन एज रीइनकॉर्पोरेशन ऑफ पीपीआई इज कॉल्ड एज पायरोफॉस्फोलिटिक एडिटिंग। लेकिन अगर आप बैकट्रैक करके पूरा न्यूक्लियोटाइड ही हटा दो, पायरोफॉस्फोलिटिक से नहीं मतलब, जैसे आप प्रूफ रीडिंग करते थे ना, एक्सोन्यूक्लियस लगाते थे 3:5, वो हटा के पूरा क्लीव आरएनए को क्लीव करते चले जाओ। दिस इज नोन एज हाइड्रोलिटिक एडिटिंग एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय ग्री फैक्टर। इट इज परफॉर्म्ड बाय ग्री फैक्टर। इट इज परफॉर्म्ड बाय आते हैं, 1 मिनट आते परेशान नहीं होना। Simple 3:5 exonuclease activity is called as hydrolytic editing. Simple 3:5 exonuclease activity is called as hydrolytic editing. That as simple as that, जैसे हम डीएनए में कर रहे थे। तपन्विता क्लियर हो जाना चाहिए। डीएनए में हम न्यूक्लियोटाइड हटाते चले जा रहे थे और ये यहां पर कौन करेगा? हाँ, ग्री फैक्टर करेगा, ग्री एंड नस फैक्टर करेगा। ठीक, शुभ्रत तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हम तुम्हें कल देंगे, आज नहीं देंगे। तुम्हारा जो सीपीसी वाला है वो कल से दोबारा रिपीट करेंगे, आज नहीं करेंगे। दिस इज एंड फॉर, कल पढ़ेंगे हम लोग टर्मिनेशन एंड लैक ऑफ। थैंक यू, धन्यवाद।